तो दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, अगर एक हाई टेक स्पेस वॉरियर अचानक ऐसे समय में पहुंच जाए जहां ना कोई टेक्नोलॉजी हो, ना कोई साइंस, सिर्फ तलवारें, जंग और खूंखार प्राणी, तो क्या होगा? वेल, आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी ही जबरदस्त साइंस फिक्शन दुनिया में जहां एक ऐसे इंसान को ना सिर्फ अनजान ग्रह से लड़ना है, बल्कि एक ऐसे खौफनाक शिकारी का सामना भी करना है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। सो विथ ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आउटलैंडर। कहानी की शुरुआत होती है गहरे अंधेरे और खामोश अंतरिक्ष से। यहाँ पर एक विशाल स्पेसक्राफ्ट तेजी से एक अनजान ग्रह की ओर बढ़ रहा होता है और रडार साफ दिखा रहा था कि ये जगह बिल्कुल वीरान और बेहद खतरनाक है। जैसे ये यान उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करता है, उसकी संरचना धीरे धीरे अस्थिर होने लगती है। कुछ ही पलों में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि यान के हिस्से टूटने लगते हैं और देखते ही देखते वो जलता हुआ वायुमंडल को चीरता हुआ नीचे गिरता है। और अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है और वो यान सीधा एक गहरी झील में जा गिरता है। ठंडा पानी उसे पूरी तरह निगल लेता है और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इसी मलबे के बीच से दो अंतरिक्ष यात्री किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों हांफते हुए पानी से निकलकर किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से एक बुरी तरह घायल हो चुका होता है। थकान, चोट और सदमे की वजह से वो दोनों वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय के बाद जब एक यात्री की आंख खुलती है, तब तक सुबह हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने साथी पर पड़ती है, उसका खून जम जाता है। उसका साथी मर चुका था और उसकी छाती पर किसी अज्ञात जीव के गहरे और खौफनाक पंजों के निशान बने हुए थे। ये दृश्य देखकर वो अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि इस अनजान जगह पर ऐसा कौन सा प्राणी है जो इतनी बेरहमी से हमला कर सकता है। लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। वो तुरंत ही आसपास किसी भी तरह से सिग्नल या फिर मदद की तलाश शुरू करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब वो जानना चाहता था कि आखिर वो कहाँ आ चुका है। तभी वो अपने पास मौजूद एक एडवांस डिवाइस निकालता है और उसे अपनी आंख से जोड़ देता है। अब जैसी मशीन एक्टिव होती है, तेज रोशनी चमकती है और कुछ ही सेकंड्स में उस ग्रह की भाषा, इतिहास और पूरी जानकारी सीधा उसके दिमाग में ट्रांसफर होने लगती है। डेटा प्रोसेस होते ही सच्चाई सामने आती है। वो अपने ग्रह से हजारों प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी पर आ गिरा था, लेकिन ये वर्तमान की पृथ्वी नहीं थी, बल्कि साल 709 ईस्वी का समय था। यानी वो उस दौर में पहुंच चुका था जहां पर वाइकिंग्स और तलवारों का राज था। शाम होते होते वो अपने साथी को झील के किनारे दफनाता है और उसे आखिरी विदाई देता है। लेकिन तभी मौसम अचानक बदल जाता है। काले बादल, तेज हवाएं और तूफानी बिजली। ऐसा लग रहा था जैसे धरती किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रही हो। मौसम थोड़ा शांत होते ही वो इस अनजान दुनिया में आगे बढ़ने का फैसला करता है। घने जंगलों के बीच सावधानी से चलते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक डरावने दृश्य पर पड़ती है। एक विशाल जानवर की लाश जो इतनी बुरी हालत में थी कि साफ लग रहा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। पास ही में एक पूरा गांव तबाह पड़ा होता है। टूटे घर, बिखरा सामान और चारों तरफ मौत का सन्नाटा, जैसे यहाँ पर किसी ने भयानक नरसंहार किया हो। तभी उसकी नजर जमीन और दरवाजों पर बने विशाल पंजों के निशानों पर जाती है। ये निशान बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे उसके साथी की छाती पर थे। अभी वो इस रहस्य को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। घबरा कर वो वहां से भागता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर अचानक कोई उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि एक वाइकिंग योद्धा था जिसका नाम वुल्फ्रिक था। वो उसे अपने कबीले में कैदी बनाकर ले आता है। अब कहानी पहुंचती है उस कबीले के राजा रॉदगर के पास, जो अपनी बेटी फ्रेया को समझा रहा होता है कि वो वुल्वरीक से विवाह कर ले। लेकिन फ्रेया इस रिश्ते को साफ तौर पर ठुकरा देती है। इसी बीच वुल्फ्रिक राजा को बताता है कि पास के एक दूसरे कबीले का हाल बेहद खराब है। पूरा गांव उजड़ चुका है, हर तरफ खून है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां पर एक भी लाश नहीं है। राजा को लगता है कि ये काम गुलामों के व्यापारियों का हो सकता है, लेकिन वुल्फ्रिक इससे सहमत नहीं था।
वो बताता है कि उसी इलाके के जंगल में उन्हें एक अजीब आदमी मिला है जिसकी पहचान किसी को नहीं पता। ये सुनकर राजा गंभीर हो जाता है और आदेश देता है कि सच्चाई का पता लगाया जाए। इसके बाद उस अजनबी यात्री को पूरे कबीले के सामने लाया जाता है। लोग उसको घेर कर खड़े होते हैं। कोई उसका मजाक उड़ा रहा होता है तो कोई शक भरी नजरों से उसको देख रहा होता है। और यहीं से शुरू होती है उस इंसान की असली लड़ाई, जहां उसे ना सिर्फ खुद को साबित करना है बल्कि उस अदृश्य और खूंखार दुश्मन का सामना भी करना है जो इस पूरी तबाही के पीछे छिपा हुआ है। कुछ ही देर के बाद फुलफरीक उस अजनबी को जबरदस्ती पकड़कर एक अलग कमरे में ले जाता है जहां उससे कड़ी पूछताछ की जाती है। उस कमरे का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा और बीच में खड़ा एक कैदी जिसे हर कोई शक की नजर से देख रहा था। जब उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वो खुद को कायनन बताता है, लेकिन असली सच्चाई छुपाते हुए वो ये झूठ बोल देता है कि वो उत्तर दिशा से एक खतरनाक ड्रैगन का शिकार करने यहाँ पर आया है। हालांकि उसकी ये कहानी किसी के गले नहीं उतरती है, क्योंकि पास के कबीले की तबाही अभी ताजा थी और ज्यादातर लोग यही मान चुके थे कि इस विनाश के पीछे उसी का हाथ है। पूछताछ के दौरान कायनन एक और मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ताकतवर वाइकिंग योद्धा उसको तुरंत पकड़ लेते हैं और फिर से उसे कैद में डाल देते हैं। जब उसे अकेले बंद कर दिया जाता है तो वो एक गर्म लोहे की छड़ की मदद से अपनी बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर फ्रेया पहुंचती है। वो उसके घावों पर मरहम लगाने आई थी और पहली बार कायनन को इस अनजान जगह पर किसी इंसानियत का एहसास होता है। उधर राजा फुलफरीक से कायनन के बारे में जानकारी मांगता है, लेकिन उसे अभी तक कुछ खास पता नहीं चल पाया था। तब राजा उसको आदेश देता है कि वो उजड़े हुए कबीले के राजा गुनार को ढूंढ कर लाए, ताकि उसको समझाया जा सके कि इस हमले के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन वुल्फरीक इस काम के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि गुनार ने उसके पिता की जान ली थी और उसके दिल में उसके लिए गहरी नफरत थी। तब राजा उसको समझाता है कि वो घटना सिर्फ गुनार की गलती नहीं थी, यहाँ पर हालात भी जिम्मेदार थे। इधर फ्रेया सीधे कायनन से सवाल करती है कि क्या उसने ही उस कबीले को उजाड़ा था, लेकिन कायनन साफ इनकार कर देता है और तभी अचानक वो खुद को आजाद कर लेता है। वो पहरेदारों को धक्का देकर अंधेरे में भाग निकलता है। रात गहराते ही पूरे कबीले में हड़कंप मच जाता है। खतरे का ऐलान हो चुका था और सभी योद्धा हथियार उठाकर बाहर निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि शायद गुनार ने हमला किया है, लेकिन जब वो बाहर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई इंसानी दुश्मन नहीं होता। तभी उनको एहसास होता है कि उनका असली दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक और अज्ञात जीव है जो पहले ही कबीले में घुस चुका है। उसी समय कायनन भी उस प्राणी के पीछे दौड़ता हुआ सामने आता है और उसे मूरवन कहकर पुकारता है। और यहीं से एक सच्चाई सामने आती है कि वो उसी भयानक ड्रैगन का शिकार करने यहाँ पर आया था। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, सैनिक उसे फिर से पकड़ लेते हैं और एक बड़े पत्थर से बांध देते हैं। उसी पल उसके दिमाग में अपने ग्रह की यादें लौट आती हैं कि कैसे मूरवन की पूरी प्रजाति ने उसके ग्रह पर हमला किया था और वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया था। अगली सुबह एक भावुक दृश्य देखने को मिलता है। एक छोटा सा बच्चा चुपके से कायनन के पास आता है और अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा उसको दे देता है। ये छोटा सा पल उस खौफ और हिंसा के बीच इंसानियत की एक झलक को दिखाता है। दूसरी ओर कबीले के लोग अब भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर पिछली रात हमला किसने किया था। तभी कायनन को राजा के सामने लाया जाता है, जहां पर वो पूरी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उस राक्षस का नाम मूरवन है, एक ऐसा जीव जिसने उसके अपने ग्रह को तबाह कर दिया था। वो अपने शिकार को रोशनी की तरफ खींचता है और फिर उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। असल सच्चाई ये थी कि मूरवन उसके स्पेसशिप पर छुपकर ही पृथ्वी तक पहुंचा था और अब वो यहाँ पर भी तबाही मचा रहा था। ये सुनकर कबीले के लोग भड़क उठते हैं और कायनन को इस मुसीबत का जिम्मेदार मानकर उसको सजा देने की बात करने लगते हैं। लेकिन राजा किसी तरह उसको शांत करता है। कायनन समझ चुका था कि वाइकिंग्स अपने लोगों की रक्षा के लिए इस दानव का शिकार करने जरूर निकलेंगे, इसीलिए वो राजा से विनती करता है कि उसको भी उनके साथ जाने दिया जाए ताकि वो इस खतरे को खत्म करने में उनकी मदद कर सके। राजा उसकी बात मान लेता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, फ्रेया गुस्से में आकर कायनन को एक जोरदार मुक्का मारती है, पिछली रात के भागने का बदला लेते हुए। इसके बाद
पूरा दल कबीले के बाहर निकल पड़ता है उस खूंखार मूरवैन की तलाश में। रास्ते में राजा काइनन से कहता है कि अगर इस दानव को जल्द रोका नहीं गया तो इस धरती का भी हाल वही होगा जो उसके ग्रह का हुआ था। तभी वुल्फ्रीक खबर देता है कि आसपास कई लाशें मिली हैं और वो सुझाव देता है कि सभी लोग छोटे छोटे समूह बनाकर अलग अलग दिशाओं में तलाश करें। अब जैसे ही आगे बढ़ने की बात आती है, काइनन साफ कहता है कि सभी लोगों का एक साथ रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका होगा, क्योंकि दुश्मन इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। लेकिन राजा उसकी बात का ज्यादा महत्व नहीं देता है और अपने अनुभव के आधार पर सभी को दो दो लोगों के टुकड़ियों में बांट देता है ताकि अलग अलग दिशाओं में जल्दी खोज की जा सके। इसी दौरान राजा और सेनापति बोरोमीर अपने रास्ते आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक आसमान से एक कटा हुआ सर जो कि एक घोड़े का था उनके सामने आ गिरता है। ये नजारा देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि असली खतरा अब सामने आने वाला है। उधर दूसरी ओर कुछ सिपाही जंगल के अंदर एक गुफा के पास पहुंचते हैं जहां चारों तरफ सड़ी गली लाशें पड़ी होती हैं। उस जगह का माहौल इतना भयानक था कि किसी का भी दिल दहल जाए। तभी गुफा के भीतर से किसी के चीखने की आवाज आती है और ये सुनते ही बाकी सैनिक भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बिना समय गवाए सभी अंदर घुसते हैं, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। गुफा के बीचों बीच एक विशाल और खतरनाक भालू खड़ा होता है और चारों तरफ लाशों का ढेर लगा होता है। सबको यही लगता है कि इस नरसंहार के पीछे यही भालू जिम्मेदार है, इसीलिए तुरंत उस पर हमला कर दिया जाता है। भालू भी पूरी ताकत से जवाब देता है, लेकिन आखिरकार काइनन अपनी तलवार से उसको मार देता है। इस बहादुरी को देखकर राजा बहुत खुश होता है और उसी वक्त काइनन को कैद से आजाद कर दिया जाता है। शाम होते होते पूरे कबीले में जश्न का माहौल बन जाता है। भालू के मारे जाने की खुशी में सब लोग इकट्ठा होकर जश्न मनाते हैं। काइनन भी अब कबीले के लोगों जैसे कपड़े पहनकर उनके बीच शामिल होता है और इस बार लोग उसे अपनापन देने लगते हैं। कोई उसका कंधा थपथपाता है तो कोई उसको गले लगाता है। राजा खुद उसे अपने पास बैठाकर भोजन कराता है। तभी वही छोटा बच्चा जिसने पहले उसको रोटी दी थी उसके पास आता है। इस बार काइनन उसका एहसान चुकाने के लिए अपनी तलवार उसको दे देता है। जब वो उस बच्चे से उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि उसका नाम एरिक है और उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए पूरा कबीला ही उसका परिवार है। जश्न के दौरान माहौल थोड़ा हल्का होता है और वुल्फ्रीक मजाक में काइनन को एक खेल खेलने की चुनौती देता है। कुछ सिपाही अपनी ढाल सिर पर रखकर बैठ जाते हैं और खिलाड़ियों को उन ढालों का संतुलन बनाकर चलना होगा। काइनन कई बार गिरता है और एक बार तो सेनापति बोरोमीर पर ही गिर जाता है, लेकिन वुल्फ्रीक उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे उठाकर खड़ा कर देता है। जश्न खत्म होने के बाद जब काइनन बाहर आता है तो फ्रेया उसे मिलती है और जंगल में उसके पिता की मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करती है। लेकिन काइनन गंभीर होकर उसको बताता है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसने लोगों को मारा है वो भालू नहीं बल्कि मूरवैन है और वो किसी भी वक्त वापस आ सकता है। इतने में अचानक खबर आती है कि गुनार की सेना ने कबीले पर हमला कर दिया है। दोनों तरफ से भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। तलवारों की टकराहट, चीखे और खून, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। काइनन और फ्रेया भी इस लड़ाई में उतरते हैं और कई दुश्मनों को मार गिराते हैं। लड़ाई के दौरान गुनार राजा को घेर लेता है। वो उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन ऐन मौके पर काइनन बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली होती है, लेकिन गुनार के सिपाही उसको पीछे खींच लेते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि इस लड़ाई में गुनार जीत नहीं पाएगा। जाते जाते गुनार राजा को धमकाता है और अपने कबीले की तबाही के जिम्मेदार उसी को ठहराता है। इसके बाद फ्रेया काइनन को गुनार के अतीत के बारे में बताती है। वो बताती है कि सालों पहले जब वुल्फ्रीक के पिता राजा थे तब सभी कबीलों को मिलाकर एक बड़ा हमला करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन गुनार तय समय पर नहीं पहुंचा और उसी दिन से उसे गद्दार समझ लिया गया। तभी से दोनों कबीलों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। उधर गुनार अपनी सेना के साथ जंगल में डेरा डाले बैठा होता है बदला लेने के इरादे से, लेकिन तभी अचानक एक सिपाही के पास पानी के किनारे से मूरवैन बाहर निकलता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। शुरू में गुनार को लगता है कि ये सब वुल्फ्रीक की चाल है, लेकिन कुछ ही पलों में मूरवैन एक एक करके उसके कई सैनिकों को खत्म कर देता है। आखिर में गुनार अकेला रह जाता है, लेकिन वो डर कर भागने के बजाय उस दानव का सामना करने का फैसला करता है।
किसी तरह जान बचाकर उसके कुछ साथी दूसरे कबीले की तरफ भागते हैं और दरवाजा खोलने की गुहार लगाते हैं, लेकिन वुल्फरीक उसे एक चाल समझता है और उनके ऊपर हमला करने का आदेश दे देता है। इसी बीच गुनार भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक उसके लगभग सभी साथी मारे जा चुके होते हैं। अब सिर्फ गुनार बचता है, जिसे कायनन किसी तरह बचाकर कबीले के अंदर ले आता है। अब जैसे ही गुनार अंदर आता है, वुल्फरीक उसके ऊपर हमला करने दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी सबकी नजर जंगल की ओर जाती है, जहां पर एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही होती है। वो रोशनी अचानक एक आदमी पर टूट पड़ती है और उसको बेरहमी से मार देती है, और कुछ ही देर में वो नीली चमक लाल रंग में बदल जाती है। और तभी सबको समझ आता है कि वो कोई रोशनी नहीं थी, बल्कि मूरवेन है, और अगले ही पल वो फिर से अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है। अब डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अब तक सभी को पूरी तरह समझ आ चुका था कि इन खौफनाक हमलों के पीछे कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया से आया हुआ वो घातक जीव मूरवेन है। इसी खतरे का सामना करने के लिए राजा पूरे कबीले की एक सभा बुलाता है। वहाँ गुनार और वुल्फरीक आमने सामने खड़े होते हैं और उनके बीच की पुरानी दुश्मनी साफ नजर आ रही होती है। गुनार बताता है कि जब उसने मूरवेन पर हमला किया तो ऐसा लगा जैसे वो किसी जीव पर नहीं, बल्कि पत्थर की दीवार पर वार कर रहा हो। तब कायनन आगे बढ़कर समझाता है कि खुले मैदान में मूरवेन को हराना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए उससे सीधे लड़कर नहीं, बल्कि किसी चाल में फंसाकर खत्म करना होगा। लेकिन वुल्फरीक इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसका कहना था कि कायनन इस कबीले का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी बात पर उन दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। तभी राजा बीच में आकर उनको रोकता है और साफ शब्दों में कहता है कि अब सब कुछ कायनन की योजना के अनुसार ही होगा, क्योंकि ये लड़ाई पूरे कबीले के अस्तित्व की लड़ाई है। जहां अगले दिन वो सब लोग मिलकर कबीले के बाहर एक खतरनाक जाल तैयार करते हैं। एक गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है, जिसे ऊपर से इस तरह ढक दिया जाता है जैसे वो देखने में एक साधारण झोपड़ी लगे। अंदर नुकीले खंबे लगे होते हैं और चारों ओर तेल भर दिया जाता है। कायनन की योजना साफ थी, मूरवेन को इस गड्ढे में गिराकर आग के जरिए खत्म करना। जब तैयारी पूरी हो जाती है तो राजा कायनन को औपचारिक रूप से अपने कबीले का योद्धा घोषित कर देता है। इसी बीच पिछली रात के हमले में घायल एक सैनिक को होश आता है, लेकिन जैसे ही वो आसपास नजर डालता है उसे सिर्फ लाशें दिखाई देती है और कुछ ही पलों में मूरवेन उसको भी मार डालता है। दूसरी ओर कायनन और फ्रेया एक झोपड़ी के अंदर बैठे होते हैं, जहां कायनन पहली बार अपने अतीत की पूरी सच्चाई बताता है। वो स्वीकार करता है कि उसके ग्रह के लोग सत्ता के लालच में मूरवेन की प्रजाति पर हमला कर बैठे थे, उनके ग्रह को तबाह कर दिया और जो जीव बचे उन्हें भी खत्म कर दिया गया। कायनन खुद भी उसी सेना का हिस्सा था और इस मिशन के बदले उसे अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का वादा किया गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मूरवेन बच गया और वही उसकी स्पेसशिप पे छिपकर पृथ्वी तक आ पहुंचा, और अब वो यहाँ पर तबाही मचा रहा है और कायनन खुद को इन सब का जिम्मेदार मानता है। फ्रेया उसको समझाती है कि ये सिर्फ उसकी गलती नहीं है। वो उसको हिम्मत देती है और इसी दौरान वो अपनी खानदानी तलवार उसको देती है ताकि उसी से वो इस दानव का अंत कर सके। रात होते ही योजना पर अमल शुरू होता है। कबीले के दरवाजे खोले जाते हैं, जहाँ कायनन और वुल्फरीक बाहर निकलकर अंधेरे में मूरवेन का इंतजार करते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा होता है, इसीलिए कायनन जंगल की ओर एक मशाल फेंकता है और उसी रोशनी में उन्हें मूरवेन दिखाई देता है। तभी एक पादरी आगे बढ़कर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मूरवेन एक ही वार में उसका सर अलग कर देता है। ये देखकर वो दोनों तुरंत भागते हैं ताकि वो उनका पीछा कर जाल के अंदर फंस जाए। उनकी योजना सफल होती है। मूरवेन गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन उसी समय वुल्फरीक का पैर फिसल जाता है और वो भी गड्ढे में गिर जाता है। बाहर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो अंदर फंस जाता है। अब जैसे ही सैनिक आग वाला तीर छोड़ने वाला होता है, ठीक उसी पल कायनन अपनी जान को जोखिम में डालकर वुल्फरीक को बाहर खींच लेता है और अगले ही सेकंड जोरदार धमाका होता है। सबको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हालात फिर से पलट जाते हैं। भीड़ के पीछे से एक और छोटा मूरवेन निकल आता है, जो शायद उस बड़े मूरवेन का बच्चा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फ्रेया बिना डरे उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो भी उसके सामने टिक नहीं पाती। इसी बीच गड्ढे में गिरा बड़ा मूरवेन भी जिंदा बच जाता है और जलते हालात में बाहर निकलकर लोगों के ऊपर हमला शुरू कर देता है।
कायनन और वुल्फरीक मिलकर उससे लड़ते हैं, लेकिन उसकी ताकत के आगे टिकना आसान नहीं था। तभी गुनाह भी मदद के लिए आगे आता है, लेकिन मूरवेन एक ही वार में उसका सर अलग कर देता है और जंगल की ओर भाग जाता है। उसी समय एरिक दौड़कर कायनन को बताता है कि दूसरा मूरवेन अभी भी जिंदा है और फ्रेया उससे अकेले लड़ रही है। कायनन तुरंत वहां पर पहुंचता है और देखता है कि फ्रेया अपने पिता की लाश के पास टूट चुकी है। वो उसको संभालता है और याद दिलाता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह पूरा कबीला डर के साए में जी रहा होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। जो जहाजों में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। एरिक भी कायनन के पास आता है और कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन कायनन उसको समझाता है कि अब यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं है। वो उससे वादा करता है कि वो फिर से जरूर मिलेंगे। इसके बाद कायनन वुल्फरीक के पास जाता है। राजा की मौत के बाद अब वही उस कबीले का अगला नेता था, लेकिन चारों तरफ की तबाही देखकर वो टूट चुका था। तब कायनन उसको हिम्मत देता है और कहता है कि वो मिलकर इस खतरे का अंत करेंगे। अब अगली तैयारी शुरू होती है। कायनन बोरमीर को नए हथियार बनाने की जिम्मेदारी देता है और फिर फ्रेया और वुल्फरीक के साथ उस झील की ओर जाता है जहां पर उसकी स्पेसशिप गिरी थी। वो पानी में उतरकर अपने उपकरण ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पानी के अंदर मूरवेन की हल्की सी झलक दिखाई देती है। वो तुरंत बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर का दृश्य और भी डरावना था। उनकी नाव टूट चुकी थी, वुल्फरीक बेहोश पड़ा था और फ्रेया कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। अब खतरा और भी करीब था। कायनन जमीन पर पड़ा भाला उठाता है और बिना समय गवाए नीचे बने एक गुप्त रास्ते में उतर जाता है। उसके साथी भी उनके पीछे पीछे उसी अंधेरे सुरंग में प्रवेश करते हैं जहां हर कदम का खतरा छिपा हुआ था। दूसरी ओर एक अंधेरी और सड़ी हुई गुफा में फ्रेया को होश आता है। अब जैसे वो अपनी आंखें खोलती है, वो खुद को लाशों के ढेर के बीच पाती है। डर के मारे वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मूरवेन उसके सामने आ जाता है। अब जैसे वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी उसे दूर से कायनन और उसके साथियों की आहट सुनाई देती है और वो फ्रेया को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ जाता है। उधर कायनन और उसके साथी गुफा के अंदर गहराई तक पहुंच चुके होते हैं, जहां उनके सामने उबलते लावे से भरा एक खतरनाक गहरा गड्ढा दिखाई देता है। तभी अचानक मूरवेन उनके ऊपर हमला कर देता है। बिना किसी डर के वो सभी उससे भिड़ जाते हैं। संघर्ष के दौरान वो छोटे मूरवेन को खत्म कर देते हैं, लेकिन उसी लड़ाई में बोरमीर अपनी जान गंवा देता है। अब इसी दौरान फ्रेया उठकर आगे बढ़ती है तो उसके सामने एक घायल मूरवेन आता है, जो अब देख नहीं सकता था और सिर्फ आवाज के सहारे अपने शिकार को ढूंढ रहा था। तभी दूसरी ओर से कायनन और वुल्फरीक उसको आवाज देते हैं। आवाज सुनकर वो मूरवेन उसी दिशा में हमला करता है और फ्रेया आखिरी पल में बच निकलती है। इस हमले से दीवार में एक छोटा सा रास्ता बन जाता है, जिससे होकर उसे कायनन तक पहुंचना था। रास्ता बेहद संकरा था, लेकिन कायनन उसको भाला थमा देता है। हिम्मत जुटाकर फ्रेया जोरदार वार करती है और उस मूरवेन को खत्म कर देती है। आखिरकार वो दोनों फिर से एक होते हैं, लेकिन राहत का ये पल ज्यादा देर नहीं टिकता। गुफा में बिखरी लाशों को देखकर वो दोनों सन्न रह जाते हैं और तभी उन्हें भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। बड़ा मूरवेन वापस आ चुका था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वो और भी खतरनाक हो जाता है और सीधा कायनन के ऊपर हमला कर देता है। अब तीनों जान बचाते हुए गुफा से बाहर भागते हैं और एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से निकलना आसान नहीं था। जरा सी चूक मौत बन सकती थी। फ्रेया नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। ठीक उसी वक्त कायनन उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। तभी मूरवेन वहां पर पहुंच जाता है और वुल्फरीक पर हमला कर देता है। वो उसको उठाकर जोर से कायनन की तरफ फेंकता है और फिर दोबारा गुफा की ओर लौट जाता है। कायनन अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो तलवार लेकर उसका पीछा करता है और मौका मिलते ही उसकी टांग पर जोरदार वार कर देता है। खून बहता देख मूरवेन पलटकर उस पर झपटता है, लेकिन तभी पीछे से फ्रेया हमला कर देती है। इसके बाद कायनन लगातार वार करता है। लड़ते लड़ते मूरवेन उसे घसीटते हुए पहाड़ी की चोटी तक ले आता है, जहां फ्रेया पीछे से उसको पकड़े रहती है। आखिरी पल में कायनन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ काट देता है और संतुलन बिगड़ने के कारण मूरवेन गहरी खाई में गिर जाता है। अब दोनों तुरंत वुल्फरीक के पास पहुंचते हैं, जो गंभीर रूप से घायल पड़ा होता है। वो धीमी आवाज में पूछता है कि क्या मूरवेन मारा गया, और जब दोनों हामी भरते हैं तो वो चैन की सांस लेता है। अपने आखिरी पलों में
वुल्फ्रीक अपना लॉकेट कायनन को दे देता है, जो इस बात का संकेत था कि अब कबीले की जिम्मेदारी उसके हाथों में होगी। इसके बाद पूरे कबीले को मूरवेन के अंत की खबर दी जाती है। डर और तबाही के बाद अब वहां पर शांति लौटने लगती है। कायनन फ्रेया के सामने अपने दिल की बात रखता है और दोनों एक नई शुरुआत का फैसला करते हैं। समय के साथ वो शादी करते हैं और कायनन कबीले का नया राजा बन जाता है। वो छोटे एरिक को भी अपने परिवार का हिस्सा बना लेता है और अब वो इस नई दुनिया यानी कि धरती पर अपने नए परिवार के साथ बस जाता है, जिसके साथ ये रोमांच और संघर्ष से भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आउटलैंडर की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।